Hello and welcome to Academy of Civil Services Bareilly. Academy of Civil Services provided various courses IAS, IPS, UPPCS and UGC NET examinations along with various other examinations. आपके पास सुटेबिलिटी है, हिंदी मीडियम में चूज बैच करना चाहेंगे आप वो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी चूज कर सकते हैं, तो दोनों की अवेलेबिलिटी है। साथ ही साथ बाइलिंगुअल बैचेस भी हैं, वो भी साइमल्टेनियसली रन होते हैं। जस्ट आफ्टर क्लास 12 स्पेशल प्रोग्राम रन करती है एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें 3 इयर्स का स्पेशली डिजाइन कोर्स है। उसका टाइम रहेगा 3 PM। तो अगर आप बरेली या आसपास के रीजन में हैं तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइडेड 3 days फ्री डेमो क्लासेस, और जो न्यू बैच है वो कमेंस्ड हो चुके हैं। आने वाले टाइम में भी न्यू बैचेस कमेंस्ड होंगे। जो नेक्स्ट बैच होगा वो स्टार्टिंग होगा फ्रॉम 30th August 2021 से। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और अगर आप आसपास रहते हैं तो प्लीज विजिट 3 days फ्री डेमो क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज करंट अफेयर्स ऑफ 25 August 2021 current affairs through question. Let's discuss important questions. First question, consider the following statement about compensatory afforestation fund act 2016. इसके बारे में आपको बताना है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रही है ये एक फंड है अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ओके, बी इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एफॉरेस्ट्रेशन। ओके, देख लेते हैं इसको डिटेल के बारे में, उसके बाद इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ये जो कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन यहाँ पे जो वर्ड आया है, व्हाट एग्जैक्टली इट्स मीन, इसका मतलब क्या है? इट्स मीन एक कोई फॉरेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है। अब इस फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया है कि ये नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज की जाए। अब इसको जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए जो यूजर होगा वो एजेंसी पे करेगी for planting forest over an equal area of non-forest land, okay? और when such land is not available, तो twice area हो जाएगा इसका degraded forest land, okay? तो जितना एरिया है उसका twice में आपको क्या लगाने हैं, तो हम बात करेंगे प्लांट करने हैं फॉरेस्ट को over an equal area of non-forest land, okay? ये जो एक्ट है एस्टैब्लिश करता है नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड, जो कि आएगा अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर। और इसी तरह ये नेशनल है, एक स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड आएगा, वो आएगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ ईच स्टेट। ओके, ये जो फंड होंगे इनको रिसीव करेंगे पेमेंट्स जो कि आएंगे फ्रॉम कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन के लिए, और जो कि डिराइव होंगे फ्रॉम द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट, जिसको हम NPV कहते हैं, और जो अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट्स होंगे। अब ये जो नेशनल फंड है वो रिसीव करेगा 10% ऑफ दीज फंड्स, और जो स्टेट फंड है वो रिसीव करेंगे रिमेनिंग 90%। ओके, तो यहाँ पे नेशनल और स्टेट का शेयर कैसा रहेगा कि 1:10 का, अगर नेशनल 10% और तो स्टेट जो है वो 90% का, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन फंड्स का क्या है कि प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्ट्रेशन, कि भले ही उस फॉरेस्ट को यूज किया गया है लेकिन उसकी जगह दूसरे फॉरेस्ट को जो प्लांट्स है उसको ग्रो किया जाए, एफॉरेस्ट्रेशन किया जाए, सो दैट हम कंपनसेट कर पाए फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, और साथ ही साथ रीजनरेशन हो पाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, बिकॉज उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी हो पाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो पाएगा। ओके, इस तरीके से हम बात करते हैं। साथ ही साथ ये जो एक्ट है स्टैब्लिश करता है नेशनल एंड स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट, और साथ ही साथ प्लानिंग अथॉरिटीज जो कि मैनेज करेंगे इन कैंपा फंड्स को। ओके, तो इट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। उस तरीके से अगर हम जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 3 इज द करेक्ट आंसर। Next, which among the given statements are correct about the Airport Economic Regulatory Authority of India? तो ये आपको बतानी है कि इस तरीके की जो अथॉरिटीज होती हैं उनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे याद रखनी है कि किस टाइप की ये बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड करता है। ओके, तो कभी कभी पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई है अंडर एरा एक्ट, दैट इज द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है दिल्ली में। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं ये क्यों न्यूज में थी। तो ये जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक अमेंडमेंट बिल आया था इसका 2021 में। यहाँ पे अगेन हम अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, नॉट अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो ये भी बिल है जो कि बेसिकली उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि अमेंड करना चाह रहा था वो ये एरा एक्ट को 2008 एंड वाज पास बाय द पार्लियामेंट, जो पास हुआ था उस टाइम पे। अब देख लेते हैं एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये है क्या। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस इसके लिए
एक लॉ की बैकिंग है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एरा एक्ट ऑफ 2008। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके और एरा जो है इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट 2009 में फंक्शनिंग में आ गई थी। अब बेसिकली वो डिटरमाइन करेगी मेजर एयरपोर्ट्स को, ठीक है ना। क्या करेगी? मेजर एयरपोर्ट्स के टैरिफ जो कि रिलेटेड है एरोनॉटिकल सर्विसेज से, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस जो है वो उसको देखेगी, और तीसरा पैसेंजर सर्विस फीस को देखेगी, जो कि लिवाइव किया जाता है अंडर एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। ओके, फॉर द रिमेनिंग नॉन मेजर जो एयरपोर्ट्स हैं दैट वाज ओन्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव करती है चार्जेस फॉर एरोनॉटिकल सर्विस। ये एक्सेप्शन नॉलेज है, प्लीज डू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ ये मॉनिटर करता है सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो कि रिलेटिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया और रिलायबिलिटी हो गया ऑफिस सर्विस के लिए, और वो स्पेसिफाइड करते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई और अथॉरिटी जो कि ऑथोराइज की जाएगी इन इट्स बिहाफ पे। ओके, तो यहां पे भी दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाई। अब यहाँ पे इस तरीके के जो पोर्टल्स होते हैं या फिर जो वेरियस इंडेक्सेस होती हैं तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च बाई। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एन ई श्रम पोर्टल इज। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च करी थी ये ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल जो है एक तरीके से नेशनल डेटाबेस है, इट्स अ नेशनल डेटाबेस। अभी नेशनल डेटाबेस है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को कह सकते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को। अब यहां पे जो वर्कर्स हैं इनको हम श्रम कहेंगे, श्रम योगीज। ओके, श्रम योगीज। ये जो पोर्टल है बेसिकली एक तरीके से ये टारगेटेड आइडेंटिफिकेशन करेगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में या फिर जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको हेल्प करेगा टू टेक सोशल सिक्योरिटी स्कीम उनके डोर स्टेप पे उनको पहुंचाई जाए। अब सोशल सिक्योरिटी की यहां पे क्यों ये जो वर्ड है आया? इट इज बिकॉज ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो 92% जो इंडियन वर्कफोर्स है, ठीक है ना, अगर हम बात करें ऑफ 500 मिलियन, 92% ऑफ 500 मिलियन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ओके, अब जहां पे ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली जो वर्कर्स हैं उनको डिप्राइव किया जाता है मिनिमम वेजेस या फिर कोई भी किसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी उनको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, बिकॉज वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। ओके, तो ये जो डेटाबेस है ये इंक्लूड करवाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ये जो सीजन माइग्रेट करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट या फिर अगर विलेजेस टू सिटी की बात करें, जो गिग प्लेटफॉर्म है या फिर जो गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स को अगर मैं कहूं ये जो जोमेटो के वर्कर्स है, ओके, या फिर स्विगी के वर्कर्स है, इन टाइप के जो वर्कर्स है गिग इकोनॉमी में आ जाते हैं। एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर एक्सेट्रा। अब ये जो वर्कर्स है इनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को ऑन दी पोर्टल, और उनको प्रोवाइड किया जाएगा विद एन ई श्रम कार्ड जिसमें एक 12 डिजिट यूनिक नंबर होगा। अब ये जो मूव है बेसिकली इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंटीग्रेट करेगा सेंट्रल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को, ताकि ये उन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को उन लोगों तक पहुंचाएगा जो कि रियल में इनके बेनिफिशियरी होने चाहिए। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फॉर स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो यहां पे हमको बताना है जीन क्रॉप्स के बारे में। तो जीएमओ जो जेनेटिकली मटेरियल डीएनए है इसको ऑल्टर किया जाता है या फिर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ओके, बी स्टेटमेंट सेज दैट जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व करता है म्यूटेशन को, इंसर्शन को या फिर डिलीशन ऑफ ए जीन्स। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसको एक अलग नाम से भी बताते हैं, दैट इज अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो जीएमओ है जेनेटिकली मटेरियल, ये जो डीएनए है इसमें इसको ऑल्टर करते हैं या फिर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू यूज होता है। ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है इसमें म्यूटेशन भी करवाया जाता है, इंसर्शन भी और डिलीशन ऑफ ए जीन्स भी किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इंसर्टेड जीन्स होते हैं उनको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेके आया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सच एज बीटी कॉटन, यहां पे जो बीटी है इसको जीन्स को जो है
यहां पे एक बैक्टीरिया से लिया गया है और उसका नाम है दैट इज द बैसिलियस थुरिनजिनस। इसको इंड्यूस किया गया इसके लिए बीटी कॉटन में, ठीक है ना। अभी जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है उसको क्यों किया जाता है, उसको डन किया जाता है इन ऑर्डर टू इंड्यूस अ डिजायरेबल न्यू ट्रेट, जिस तरीके से हम एक न्यू ट्रेट को बनाना चाह रहे हैं, ओके, जो कि नेचुरली अकर नहीं हो सकता इन स्पीसीज में। अब जीएम जो टेक्निक्स है उनको कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम बायोलॉजिकल और उसको मेडिकल रिसर्च में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने में उसको हम यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल जीन थेरेपी में हम उसको यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में उसको यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत ही फेमस है दैट इज गोल्डन राइस हो गया, बीटी कॉटन हो गया, एटसेट्रा। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया है बेसिकली वो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि वो प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन इंसुलिन, ठीक है, जो डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ इनसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोफ्यूल्स फॉर सम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब इसको अगर हम बात करें, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है या तो जीएम क्रॉप्स है या फिर बायोटेक क्रॉप्स है, तो दीज आर दी प्लांट्स जो कि यूज करते हैं हम इनको एग्रीकल्चर में, जिनका डीएनए को हम मॉडिफाइड करते हैं ताकि हमको एक डिजायर्ड न्यू ट्रेट मिल जाए, ओके ना। अब ये जो न्यू ट्रेट है ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, सर हम न्यू ट्रेट पे तो एम्फोसाइज कर रहे हैं, हमने उसको बना लिया, पर अब ये करेगा क्या, तो ये कंट्रोल करेगा पेस्ट को। अगर वो नॉर्मल स्पीसीज होती तो उसमें कीड़े मकोड़े या फिर पेस्ट लगने का और डिसीज होने का इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेंज होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन एक बार जो ये न्यू ट्रेट है ये इससे इम्यून होगा। साथ ही साथ जो स्पॉइलेज जो खराब हो जाती है फसल उससे भी ये बचाएगा। साथ ही साथ इंड्यूस करेगा रेसिस्टेंस टू केमिकल ट्रीटमेंट्स, ओके, सच एज रेसिस्टेंट टू एन हर्बिसाइड। इंप्रूव करेगा न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, अगर न्यूट्रिएंट एक क्रॉप में, ठीक है ना, बिफोर ये ट्रेट नहीं एक नॉर्मल ट्रेट है तो उसमें 10% है, तो इस ट्रेट के न्यू ट्रेट के फॉर्म होने के बाद देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट 15% हो जाए या फिर उससे इंक्रीज हो जाए। साथ ही साथ ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करेगा बाई सीरियल क्रॉप्स में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इंट्रोड्यूस करेगा टॉलरेंस टू हाई सॉल्ट सॉइल्स सच एज हरियाणा की अगर हम बात करें, और या फिर फ्लडिंग रीजन की बात करें जहां पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ये ड्रॉट रेसिस्टेंस भी है, अगर कभी सूखा पड़ गया या फिर कम पानी पहुंचा तब भी ये जो क्रॉप्स है ये सर्वाइव कर पाएंगे, कंप्लीट फेलियर नहीं हो जाएगा। इनकी जो शेल लाइफ होती है काफी प्रोलॉन्ग होती है। अगर हम बात करें नॉर्मल क्रॉप्स की, तो नॉर्मल क्रॉप्स का अगर हम कहें शेल लाइफ यानी उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, अगर 1 मंथ है तो इन क्रॉप्स का ड्यूरेशन जो है मोर देन 1 मंथ रहेगा, ओके। और जो कमर्शियल वैल्यू इससे प्रोड्यूस होगी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, वो भी काफी ज्यादा होगी। मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में वेरियस क्रॉप्स के लिए ये कहा जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड उनको इशू किया जाए, लेकिन अभी तक जो बीटी कॉटन है ओनली जीएम क्रॉप्स जिसको अलाउ किया गया है टू बी कल्टीवेटेड इन द कंट्री। अब ये जो जीएम क्रॉप है इसको किसने बनाया है, तो इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस जायंट बेयर, मेसेंटो और मॉन्सेंटो, ओके। तो ये काफी फेमस, कंट्रोवर्सी भी है इनकी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 3, बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, रिडक्शन ऑफ स्पॉइलेज, ठीक है, रेसिस्टेंस टू द केमिकल ट्रीटमेंट्स, इंप्रूविंग द न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल ऑफ द क्रॉप। तो ऑल ऑफ द एबव सारे के सारे हमारे ये एडवांटेजेस हैं, बट एट द सेम टाइम एडवांटेजेस है इसका मींस डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो इन्वायरमेंटल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है और यही रीजन है कि ज्यादा जो इस तरीके से वेराइटीज जो डेवलप हो पा रही हैं उनको अभी तक अलाउ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बीटी कॉटन को ही अलाउ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ही ऐसा हो रहा है, या फिर इन्वायरमेंटल में कंसर्न जो है उनकी वजह से इनको ऑथराइज नहीं किया जा रहा है। तो दिस आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे जिनको हमने क्वेश्चन की हेल्प से अंडरस्टैंड किया, ओके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।